अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। एंड आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम सॉलिड मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ याद रहे, हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी नहीं करते, इसमें हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वो आ जाती है। ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी सॉलिड मटेरियल की। ठीक है, तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में किसी भी सॉलिड मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करने को सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। तो भाई सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? तो जी बचपन से हमने पढ़ा है कि मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, अब 4 टाइप्स होती हैं। उसमें हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और फिर अब आ गया प्लाज्मा। तो हम इसमें से मैटर की जो फर्स्ट टाइप है यानी कि सॉलिड, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैटर की हमारे पास 3 टाइप आ जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट पर, मतलब कि सॉलिड मैटर पर। जो हमारे पास मैटर की स्टेट है सॉलिड, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स इसी पूरी की पूरी इस स्टेट पर बेस करती है। ठीक है, तो सॉलिड की भी 2 टाइप्स होती हैं। हमारे पास 2 तरह के सॉलिड्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक आ जाता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? ज़्यादातर हमारी जो लाइफ में यूज़ होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास कम होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते किसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर हम एटम को या मॉलिक्यूल को, एटम या मॉलिक्यूल दोनों में से किसी को भी पीरियोडिकली अरेंज करें या रेगुलरली अरेंज करें, क्या हम कहा मैंने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम क्या करते हैं, एटम्स को पीरियोडिकली अरेंज करते हैं, मतलब कि एक अरेंजमेंट में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉल है, हमारे पास 20 बॉल हैं, तो मैंने उसे एक अरेंजमेंट में अलाइन कर दिया। जैसे कि मैंने इस तरह से बॉल को रख दिया, तो इसे मैं क्या कहूँगी, पीरियोडिकली मैं अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एटम या मॉलिक्यूल जिसे हम अरेंज करें पीरियोडिकली, और रेगुलरली। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। समझ आ गई? एटम जिसमें बिल्कुल तरतीब से अरेंज हो, ठीक है, उसकी एक आपको तरतीब नज़र आ रही हो, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड, अगर हमने इस तरह के बॉल्स लिए थे, तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। मतलब कि बॉल को किसी भी तरह से रख दिया हमने, कुछ बॉल्स थी हमारे पास, उसे किसी भी तरह से हमने अरेंज कर दिया। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों है सॉलिड, ये भी सॉलिड है हमारे पास, ये भी सॉलिड है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि ये इर्रेगुलर है। ठीक है, इसकी कोई अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही, ये रेगुलरली अरेंज नहीं है, और ये पीरियोडिकली भी अरेंज नहीं है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एटम की या मॉलिक्यूल की इरेगुलर अरेंजमेंट को हम
एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इस सॉलिड स्टेट पे हम ज़्यादातर बात क्रिस्टलाइन सॉलिड पे करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड में बात नहीं होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ज़्यादा स्टडी करेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी लाइफ में क्रिस्टलाइन सॉलिड ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फस सॉलिड। इसकी वजह क्या है? जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, ठीक है। मतलब कि ये मेल्ट होते हैं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत शार्प होता है, ये काफ़ी देर से मेल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। ये इनमें जो हमारे पास एटम्स पाए जाते हैं वो लो एनर्जी स्टेट पे पाए जाते हैं। लो एनर्जी स्टेट से क्या मुराद है कि मतलब इनमें प्रेशर कम लग रहा हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि वो लो एनर्जी में रहना पसंद करे, इंसान हो या एटम, सब यही चाहते हैं कि वो लो एनर्जी में जो है रहें। तो इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादातर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड भी पाए जाते हैं लेकिन इसकी तादाद कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये लो एनर्जी स्टेट पे होते हैं। तीसरी बात, ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है इनकी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, तरतीब से चलते जा रहे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें एमॉर्फस सॉलिड की, तो ये इरेगुलर होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। आपको ये शॉर्ट रेंज में नज़र आएंगे, ये लॉन्ग रेंज में नहीं होते। मतलब इनकी जो अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से वो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो क्योंकि एक पीरियोडिकली अरेंज था तो वो लॉन्ग रेंज में होता है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती तो ये आपको शॉर्ट रेंज में नज़र आते हैं, ठीक है। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट पे भी आराम से मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड वन, हमारे पास ये हाई एनर्जी स्टेट में पाए जाते हैं। इनके जो एनर्जी स्टेट होती है इनके एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, वो हाई एनर्जी स्टेट पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास ब्रांचेस की, कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं किसी भी सॉलिड मटेरियल की। सॉलिड में हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। हम सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड पे फोकस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पाए जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पीरियोडिकली एटम्स अरेंज होते हैं उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जिसमें इरेगुलर और अनपीरियोडिकली आपको एटम्स नज़र आते हैं उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी दो पार्ट आ जाते हैं हमारे पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी फर्दर दो ब्रांचेस निकल के आती हैं। एक होती है हमारे पास सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आ जाती है हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो हमारे पास एक आ जाती है सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आ जाती है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, उसमें फ़र्क क्या है, इसे देख लेते हैं। तो बेसिकली सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, एटम्स की अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट ना हो, कोई ब्रेक ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो हमारी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर एटम्स की अरेंजमेंट में, पीरियोडिकली अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट ना हो तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर ये मैं अच्छे से बना सकूँ। तो यहाँ ये जो मेरे पास एटम्स की अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, ये आ रही है पीरियोडिकली अरेंज, ठीक है। ये आपके पास पीरियोडिकली अरेंज है, इनमें कहीं भी डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा कि ये टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे ही एज इट इज़ आगे चलते जा रहे हैं, यहाँ से भी ये एज इट इज़ लॉन्ग रेंज पे चलते जा रहे हैं और ये इसी तरह अप एंड डाउन में भी यही क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये इस तरह से पीरियोडिकली अरेंजमेंट है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इसे हम सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यही बात आ जाती है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास जिसमें
क्रिस्टल के बीच में कोई ब्रेक आ जाए, ठीक है, मतलब कि डिफेक्ट हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सॉलिड है जिसके एटम्स आपको पीरियोडिकली अरेंज नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो स्पेस है जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से ब्रेक है, ठीक है। यहाँ इतने पैटर्न को देखें तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इतने पैटर्न को देखें तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि ये एक पीरियोडिकली और रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हम इसके मिड की बात करें तो अगर मैं ओवरऑल क्रिस्टल देखूं तो इसमें मेरे पास यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। इस ब्रेक को हम कहते हैं ग्रेन, ठीक है, इस ब्रेक को हम ग्रेन कहते हैं। सिंपल है ना, अगर बीच में कोई ब्रेक आ रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हम उसे ग्रेन कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास ग्रेन हो जाता है, और ये जो क्रिस्टल है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइट, क्रिस्टलाइट, ठीक है, इसे क्रिस्टलाइट कहेंगे और इसे भी क्रिस्टलाइट कहेंगे। बात समझ आ गई। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं कि जब हमारे पास किसी क्रिस्टल में कोई ब्रेक आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, उस ब्रेक और डिफेक्ट को हम ग्रेन कहते हैं, और जो हमारे पास एज इट इज़ एक सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है उसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, ठीक है। इसकी एक अलग नेम दिया वैसे। तो आई होप आपको बात समझ आ गई हो कि सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की, जो कि सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है लैटिस पॉइंट्स और लैटिस। इसको समझ लेते हैं कि लैटिस असल में होता क्या है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें एक आप कह लें कि एक ऑब्जर्वेशन है, एक आप मैथमेटिकली एक आप व्यू करते हो, ठीक है, किसी चीज़ के इमेजिनेशन करते हो, इमेजिनरी आप कोई चीज़ उसकी एक ढांचा बना दो तो उसे हम कहेंगे लैटिस। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ, ये पेन है, ये पेन एटम से मिलके बना है, ठीक है, इसके जो एटम्स हैं ये एक पीरियोडिकली अरेंज होंगे, ठीक है, ये पीरियोडिकली अरेंज होंगे किस तरह से कि इसमें एटम्स इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से एक पीरियोडिकली इस तरह से चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एटम्स इस तरह से इसमें पीरियोडिकली अरेंज हैं तो मैं क्या करती हूँ कि जहाँ जहाँ एटम्स हैं उसकी जगह पे पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल, कि जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स थे ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें से मैंने क्या किया, एटम्स एक पीरियोडिकली अरेंज है, ठीक है। अब वो पीरियोडिकली अरेंज है, उसमें से मैंने क्या किया, एटम्स को निकाल दिया और उसकी जगह पे जहाँ एटम थे एज इट इज़ उस जगह पे मैंने डॉट लगा दिया, मतलब कि एक वैकेंसी बना दी कि ये एटम की जगह है, ठीक है। तो उसे मैं क्या कहूँगी, लैटिस कहूँगी, मतलब एक ढांचा बना दिया। एक स्ट्रक्चर जो बनने वाला है उसका एक ढांचा बना देना, उसका एक इमेजिनरी जो है आप लैटिस बना दो, उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे, ठीक है। लैटिस क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम लिख सकते हैं लैटिस रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी सॉलिड में किस तरह से एटम को अरेंज किया जा रहा है उसे मैं कहूँगी लैटिस, ठीक है। उसके मैं एक व्यू के लिए उससे पहले मैं उसके एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट अगर माइंड में बैठा लूँ तो उसे मैं क्या कहूँगी, लैटिस कहूँगी। लैटिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल है जिसमें एटम जो है इस तरह से अरेंज है, ठीक है, पीरियोडिकली अरेंज है, इस तरह से मेरे पास एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड है, ठीक है। अब ये एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, इस एटम की जगह पे मैंने क्या किया, इस एटम्स की जगह पे मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है, इस एटम्स की जगह पे मैंने डॉट लगा दिया और एटम्स को उसमें से निकाल दिया। बात समझ आ रही है कि एटम्स की जगह पे मैंने
डॉट लगा दिया और उन एटम को वहाँ से निकाल दिया। मतलब कि मैंने एटम की जगह बना दी कि अगर मैं कोई सॉलिड मटेरियल बनाने वाली हूँ तो मैं उस पॉइंट में एटम्स को फिक्स करते रहूँगी। ठीक है, मैंने ये पॉइंट्स बना लिए। अब मैं एक एटम उठाऊँगी, इस पर डाल दूँगी, एक एटम उठाया मैंने इसमें डाल दिया। तो इस तरह से एटम की अरेंजमेंट हो जाएगी। तो एटम की अरेंजमेंट करने के लिए उससे पहले हम एक पॉइंट्स बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बना लेते हैं, जिस तरह से हमें ग्रुप ऑफ एटम्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को हम लैटिस कहेंगे। ठीक है, अब लैटिस की एक बहुत बढ़िया सी कंडीशन होती है। लैटिस की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि एवरी लैटिस, हर एक लैटिस, हमारे पास जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं उनकी आइडेंटिकल सराउंडिंग होगी। क्या कहा मैंने? अरे भाई समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है। क्या कहा है मैंने, अभी समझा देते हैं। मैंने ये कहा कि जितने भी मेरे पास लैटिस पॉइंट होंगे उनकी आइडेंटिकल सराउंडिंग होगी। आइडेंटिकल सराउंडिंग मतलब अगर मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास एक मैंने ओरिजिन ले लिया O, ठीक है, तो अगर मैं इसे कह रही हूँ कि ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A मैंने मान लिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस B मैंने मान लिया, A वेक्टर B वेक्टर बना लिया। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने T मान लिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर ये इससे A डिस्टेंस दूर है, ये इससे A डिस्टेंस दूर है, B डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ भी कोई भी लैटिस पॉइंट हो वो भी इस पॉइंट से A डिस्टेंस दूर होना चाहिए और इसके अपर पॉइंट से B डिस्टेंस दूर होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि इसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए, हर सराउंडिंग एक बराबर होनी चाहिए, हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लैटिस तैयार होता है। ये लैटिस की मेन कंडीशन है। अगर ये कोई पॉइंट इसको फुलफ़िल कर रहा होगा तभी वो लैटिस माना जा सकता है, अदरवाइज़ वो लैटिस नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिकल सराउंडिंग होना ज़रूरी है, मेन पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो लैटिस पॉइंट्स में हम एटम्स की जो अरेंजमेंट करते हैं वो प्लेन सॉलिड और स्पेस सॉलिड में करते हैं। यानी कि प्लेन सॉलिड क्या होता है और स्पेस सॉलिड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेन सॉलिड और स्पेस सॉलिड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस अगर हमारे पास कोई सॉलिड जो 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, मतलब कि ये पेज, ठीक है, अगर मैं इस पर कोई लैटिस बना रही हूँ तो वो क्या होगा, मेरे पास प्लेन लैटिस होगा। ठीक है, और अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले रही हूँ जो कि 3D है, जैसे कि ये, ठीक है, अगर मैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने क्या किया, पॉइंट्स लगा दिए और इसमें से मैंने एटम को निकाल दिया, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो मेरे पास स्पेस लैटिस कहलाएंगे क्योंकि वो 3 डायमेंशनल में। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एटम्स की जगह पे मैं पॉइंट्स अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट्स को लगाने के बाद मैं उस एटम्स को निकाल दे रही हूँ, तो वो मेरे पास जो ढांचा तैयार हो रहा है वो स्पेस लैटिस का तैयार हो रहा है। अगर मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ या मैं इस पर लैटिस बना रही हूँ तो वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, मतलब कि वॉल्यूम, और ये हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, मतलब कि एरिया। ठीक है, अगर मैं कोई भी लैटिस बनाऊं तो इसमें मेरे पास ए होगा एंड वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, और यहाँ पर हमारे पास ये 3D वॉल्यूम होता है, तो इसके पास 3 डायरेक्शंस होंगी, मतलब कि 3 वेक्टर होंगे इसके, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लेन और स्पेस की। अब आ जाते हैं अपने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि सेकंड डेफिनेशन है बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या होती हैं? अभी हमने बात की कि लैटिस क्या होते हैं। लैटिस ये होता है कि एटम्स की जगह पे जिस तरह से हमें एटम को अरेंज करना होता है, जिस तरह से सॉलिड को स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसकी जगह पे हम पॉइंट्स लगा देते हैं। उसके बाद बारी बारी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम को उसमें उठा के डाल देते हैं, तो वो हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम लैटिस कहते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन्हें हमने उठा के डाला था लैटिस पॉइंट्स में, उसे हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट में उन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बेसिस कहते हैं। बात समझ आ गई?
बात क्या है, सिंपल सी, हमें लैटिस पता चला। लैटिस क्या होता है? एक ढांचा होता है किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है उससे पहले हम उसका ढांचा बना लेते हैं, ठीक है। उससे बनाने के लिए हम उस पॉइंट्स लगाते हैं। पॉइंट्स में हम ग्रुप ऑफ एटम्स को उठा के डाल देते हैं। जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं, ठीक है। बात समझ आई? पॉइंट से अटैच होते हैं लैटिस पॉइंट से, और वो हमें क्रिस्टल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड फिज़िक्स में एक बहुत अच्छी सी जो है एक फार्मूला बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, कि अगर हमें कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर चाहिए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो चीज़ों पे बेस करता है, बेसिस प्लस लैटिस। लैटिस और बेसिस की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। अगर हम उसके लैटिस को सही से अरेंज करें, उसके पॉइंट्स को सही से बनाएं, उसमें एटम्स को सही से अरेंज कर दें, तो हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होकर नज़र आ जाता है हमें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं बेसिस प्लस लैटिस इक्वल्स टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कि बेसिस और लैटिस को मिलाने के बाद हमें एक प्रॉपर क्रिस्टल नज़र आता है। अच्छा, ये फिज़िकली आपको विजिबल होगा। ये आ जाता है हमारे पास एटम्स आ जाते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये कोई फिज़िकली आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये हमने मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि इस तरह से हम क्रिस्टल को बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ आ गई, यहाँ तक हो गया। अब हम आ जाते हैं यूनिट सेल पे, कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे केमिस्ट्री में। फर्स्ट चैप्टर में ही हमें पढ़ाया जाता है यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल हमारे पास छोटे सा पार्ट होता है किसी भी लैटिस का, सही है। सबसे जो छोटा पार्ट होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी लैटिस का, ठीक है, जो कि रिपीट हो के क्या बना रहा हो? क्रिस्टल बना रहा हो, ठीक है। क्या कहा मैंने? कि किसी भी लैटिस का छोटा सा पार्ट जो बार बार रिपीट होके क्या बना रहा हो? एक पूरा क्रिस्टल बना रहा हो। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे पास लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास लैटिस पॉइंट है। अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये प्लेन लैटिस है, प्लेन लैटिस का मतलब क्या हो गया? कि ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। प्लेन लैटिस मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल मतलब कि यहाँ मैंने अगर इसे ऑरेंजल ले लिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ मेरे पास वेक्टर ए बन गया, ठीक है। इसे मैंने मान लिया वेक्टर बी। अब अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो आ जाएगा टी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पूरा एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये जो आपके पास एक पूरा एरिया नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एरिया, इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। मतलब कि ये सबसे छोटा एरिया, ठीक है। इससे छोटा एरिया आपको नहीं मिलेगा यहाँ, यानी कि मैंने कहा था कि हर लैटिस पॉइंट रिपीट होते हैं, मतलब कि एक आइडेंटिकल सराउंडिंग होती है इनकी, यानी कि ये भी एक छोटा से यूनिट सेल है। ये हमारे पास यूनिट सेल आ गया, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट सेल आ गया। तो सबका एरिया ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो हमारे पास लैटिस पॉइंट का सबसे छोटा पार्ट, उसे हम यूनिट सेल कहेंगे। अगर यही चीज़ हमारे पास प्लेन लैटिस की जगह पे स्पेस लैटिस पे आ जाए तो वो 3 डायमेंशनल हो जाती है, मतलब कि वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास ए क्रॉस बी, ये मेरे पास यूनिट सेल के वेक्टर्स आ गए, इन्हें हम बेसिस वेक्टर कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम बेसिस वेक्टर कहते हैं। और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है टी, इसे हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं,
ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेसिस वेक्टर और ट्रांसलेशनल वेक्टर। इस तरह से हम इसकी जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। देन अगर हमारे पास 3D में है तो इसका क्या होगा, A क्रॉस B डॉट C, ये इसके यूनिट सेल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।